चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक ऐसा नाम जो आधुनिक भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंजता है। आज हम उनके इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स सफर, उनके जबरदस्त पॉलिटिकल इम्पैक्ट और उनकी एक ऐसी लेगेसी को डिकोड करेंगे जिस पर लोगों की राय बिल्कुल दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम निष्पक्ष होकर इस पूरी जर्नी को समझते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी क्लियर है। हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, उनकी जड़ें और उनका शुरुआती सफर। दूसरा, उनका गुजरात वाला दौर। तीसरा, इकोनॉमी और गवर्नेंस का तरीका। चौथा, उनका हिंदुत्व एजेंडा। और अंत में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उनका उभार और उससे जुड़े जो भी विरोधाभास या पैराडॉक्स हैं उन पर बात करेंगे। सेक्शन 1, रूट्स एंड अर्ली राइज, वडनगर से बीजेपी तक। शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है। देखिए, वडनगर में अपने पिता के चाय के स्टॉल पर काम करने वाले एक आम से लड़के से लेकर देश की सत्ता के शिखर तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। स्कूल में भले ही वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें थिएटर और नाटकों में बड़े बड़े रोल्स प्ले करने का बड़ा शौक था। और सच कहे तो यही शौक कहीं ना कहीं उनकी शानदार पब्लिक स्पीकिंग की नींव बना। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गए थे। फिर 1971 में फुल टाइम प्रचारक बने, 1985 में बीजेपी में आए और देखते ही देखते 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। एकदम रॉकेट की स्पीड से उनका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर गया। अब इस पूरी जर्नी में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रोल समझना बहुत जरूरी है। आरएसएस एक राइट विंग हिंदुत्व वॉलंटियर संगठन है और असल में यही वो जगह है जिसने नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल विजन को शेप किया। इसी संगठन के सख्त अनुशासन और इसके विशाल नेटवर्क ने उन्हें वो ताकत दी जिसने उन्हें बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसा स्टेट लीडर जिसके कार्यकाल में इतने भारी विवाद रहे हों, वो अचानक से पूरे देश में विकास का यानी नेशनल डेवलपमेंट का इकलौता और निर्विवाद चेहरा कैसे बन गया? सेक्शन 2, द गुजरात एरा, डीप कंट्रोवर्सी एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ। इस सवाल का जवाब उनके गुजरात के मुख्यमंत्री वाले दौर में छुपा है। गुजरात में उनका जो समय था वो 2 बिल्कुल अलग अलग सच के बीच बटा हुआ है। 2002 की गुजरात हिंसा उनके करियर का सबसे विवादित हिस्सा है। यहाँ हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई स्वतंत्र स्कॉलर्स और आलोचक आज भी ये इल्जाम लगाते हैं कि स्टेट मशीनरी बहुसंख्यकों की हिंसा को रोकने में पूरी तरह फेल हुई। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जिसे हम मशहूर गुजरात मॉडल कहते हैं, उसकी असली सच्चाई कितनी दोहरी थी। एक तरफ गुजरात ने औसतन 10% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ देखी, टाटा मोटर जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स वहां आए। लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ और एजुकेशन जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में राज्य का परफॉर्मेंस काफी कमजोर रहा। यानी ग्रोथ तो थी, लेकिन सामाजिक असमानता भी बढ़ रही थी। सेक्शन 3, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, द प्राइम मिनिस्टर्स एजेंडा। अब आते हैं उनके नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री पर। 2014 आते आते उन्होंने खुद को एक ऐसे लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था जो देश से करप्शन खत्म कर सकता है। और इसका नतीजा 2014 के लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीत ली। 1984 के बाद यह पहली बार था जब किसी अकेली पार्टी ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी हासिल की थी। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। सत्ता में आते ही उन्होंने कई बड़े और काफी अग्रेसिव नेशनल पॉलिसीज लॉन्च की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया, साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के लिए उज्ज्वला योजना, और इसके साथ ही इकोनॉमी को हिलाकर रख देने वाले 2 बड़े फैसले, 2016 की नोटबंदी और 2017 का जीएसटी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर, 1.5 मिलियन, यानी करीब 15 लाख। एक अनुमान के मुताबिक 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। मतलब एक तरफ तो इन फैसलों से टैक्स कंप्लायंस और डिजिटल पेमेंट्स काफी तेजी से बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म शॉक भी आया जिसने आम आदमी को सीधे तौर पर इम्पैक्ट किया। काम करने के तरीके में भी बड़े बदलाव हुए। दशकों पुराने प्लानिंग कमीशन को रातों रात खत्म कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया नीति आयोग, जो सीधे पीएम के कंट्रोल में रहता है। और हाँ, कानूनों को पास करने के लिए अध्यादेशों यानी ऑर्डिनेंस का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। आसान भाषा में कहें तो सत्ता का बहुत तेजी से केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन हुआ। सेक्शन 4, द हिंदुत्व एजेंडा, रीशेपिंग द नेशन।
इकोनॉमी से हटकर अब उनके कल्चरल एजेंडे की तरफ चलते हैं। उनके दौर में भारत की राजनीति एकदम राइट विंग की तरफ शिफ्ट हो गई और इसे समझने के लिए हिंदुत्व को समझना जरूरी है। ये बेसिकली एक ऐसी पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियोलॉजी है जिसका मकसद भारत में हिंदुओं और हिंदू जीवन शैली को प्रमुखता देना है। यही वो कोर आइडिया है जिसने उनकी सरकार के कई सबसे पोलराइजिंग फैसलों को ड्राइव किया। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि उन्होंने आरएसएस के उन दशकों पुराने वैचारिक लक्ष्यों को हकीकत में बदल दिया जो कभी सिर्फ वादे हुआ करते थे। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, सीएए लागू करना हो, 3 तलाक को क्रिमिनलाइज करना हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इन फैसलों के कारण देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और कम्युनल टेंशन भी देखने को मिली। सेक्शन 5 ग्लोबल स्टेट्समैन एंड द डेमोक्रेटिक पैराडॉक्स। अब हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर। ग्लोबल स्टेज पर उनका विजन बिल्कुल अलग था। उन्होंने मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई, मतलब एक ही समय में अमेरिका में ओबामा और ट्रंप के साथ भी अच्छे रिश्ते, रूस में पुतिन के साथ भी गहरी दोस्ती और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी मजबूत संबंध। इस स्ट्रैटेजी ने भारत की ग्लोबल पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग किया और भारी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत आया। और अगर देश के अंदर की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। पहले कुछ सालों में ही उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार 74 से 88% के बीच बनी रही। ये साफ दिखाता है कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन पर किस कदर भरोसा करता है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर इंटरनेशनल स्कॉलर्स अक्सर चिंता जताते हैं। वो है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग या लोकतांत्रिक पतन। आलोचकों का साफ तौर पर यह मानना है कि उनके कार्यकाल में प्रेस की आज़ादी कम हुई है, माइनॉरिटीज के राइट्स कमजोर पड़े हैं और चुनाव आयोग या न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर असर पड़ा है। जब हम इन सारी चीजों को एक साथ टेबल पर रखते हैं तो बनता है द मोदी पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो आपके पास हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, नए हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल डिप्लोमेसी की बड़ी जीतें हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बढ़ती हुई अमीरी गरीबी की खाई, डेमोक्रेसी के कमजोर होने के आरोप और समाज में गहराता हुआ ध्रुवीकरण है। ये दोनों ही सच एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं। और फिर आता है साल 2024 और ये नंबर 240 ये बहुत कुछ कहता है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर आ गई। मतलब जो एक सिंगल पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला दौर था वो खत्म हो गया। अब उन्हें सरकार चलाने के लिए गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा है। ये इंडियन पॉलिटिक्स के नैरेटिव में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। आने वाले समय में इतिहास नरेंद्र मोदी को कैसे याद रखेगा? क्या एक ऐसे शानदार आर्किटेक्ट के रूप में जिसने एक आधुनिक और कॉन्फिडेंट भारत का निर्माण किया, या फिर एक ऐसे लीडर के रूप में जिसने देश की सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नींव को कमजोर कर दिया? ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स लेगेसी है जिसका असली फैसला शायद आने वाला वक्त ही करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।